प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 विषय अर्थशास्त्र मॉडल प्रश्न पत्र 5 का उत्तर सहित व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बता दिए हैं। यदि आप नोट्स देखना चाहते हैं तो क्रोम में जाकर www.drgp82.blogspot.com लिख कर सर्च कीजिएगा तो वहाँ आप लोग को नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के वर्तुल प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र फर्म व परिवार होते हैं। जैसा कि आप चित्र पे देख पा रहे हैं, एक तरफ फर्म है, यहाँ परिवार है। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार पास क्या है? साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये क्या करते हैं? फर्म को प्रदान करते हैं, इसलिए तीर इसकी ओर आया हुआ, मतलब परिवार से फर्म की ओर गया। बदले में फर्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवार को करती है। जब इसका साधन का प्रयोग करी तो बदले में भुगतान भी करेगी। तो भुगतान किस रूप में करती है? तो यहाँ से पैसा निकल के परिवार क्षेत्र की ओर आएगा, जो साधन भुगतान का तीर देख रहे हैं। भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में और उद्यम को लाभ के रूप में भुगतान मिलता है। परिवार उत्पादक क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं। फर्म परिवारों को मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करती है। इसे निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। इस चित्र को आप लोग देख लीजिए। इस चित्र में उसके बाद फर्म क्या करता है? साधन का प्रयोग करके वस्तु और सेवा उत्पादित करता है और परिवार को देता है। परिवार भी इसके बदले में उसको मूल्य चुकाता है। तो एक बार वस्तु और सेवा इधर आएगा तो इसका मूल्य चुका के इसके पास पैसा आएगा। इस दोनों के बीच जो आय का चक्रीय प्रवाह चलता है, इसको हम लोग दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है? कारण दीजिए। ए, वृद्धा पेंशन। बी, सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त मुफ्त आवास का मूल्य। तो आंसर है राष्ट्रीय आय में पुरानी अंतिम वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तु, हस्तांतरण भुगतान, वित्तीय सौदों, गैर कानूनी कार्यों, अवकाश के समय किए गए कार्यों, स्वयं उपभोग सेवाओं आदि से संबंधित लेन देन शामिल नहीं किए जाते हैं। मतलब ये लोग शामिल नहीं होगा। तो वृद्धा पेंशन क्या है? तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक हस्तांतरण भुगतान है। यहाँ बोला है हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होगा। तो वृद्धा पेंशन बिना काम किए हुए पैसा जो मिलेगा वो क्या है? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। यही अगर एक कर्मचारी अगर रिटायर हो जाता है, उसको जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट का, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि वो उसका काम किया हुआ पैसा है। दूसरा था सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मुफ्त आवास का मूल्य। तो हाँ, यह राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारी के मजदूरी आय का ही भाग होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डी कॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है केंद्रीय बैंक, जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई। एक केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य क्या है? तो मुद्रा जारी करना। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट मतलब मुद्रा छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है, और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं। दूसरा है सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकार बैंकर के रूप में सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। मतलब
केंद्रीय बैंक में खाता किसका रहेगा? तो सरकार का रहेगा, आम आदमी का उसमें खाता नहीं खुलेगा और जो लेन देन होगा वो सरकार करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मांग जमा और आवधिक जमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मांग जमा को मुद्रा का रूप क्यों कहा जाता है? तो मांग जमा खाते मुनाफे के मुकाबले अधिक तरलता और आसानी से पहुंच प्रदान करते हैं, लेकिन कम ब्याज दरों पर भुगतान करते हैं, और वे खाते को संभालने के लिए विभिन्न फीस भी शामिल कर सकते हैं। जमाकर्ता किसी भी समय किसी दंड या पूर्व नोटिस के बिना एक मांग जमा खाते में किसी भी या सभी निधियों को वापस ले सकता है। मतलब जो भी वो पैसा अपना जमा करके रखा है वो कभी भी पैसा बैंक से निकाल सकता है बिना किसी नोटिस के भी। एक जमाकर्ता को किसी भी समय धनराशि का उपयोग करना पड़ सकता है जो अपने नियमित खर्चों को संभालने के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत तरलता वाले जमाकर्ता को एक मांग जमा खाते में रखा जाना चाहिए। मांग जमा खातों के उदाहरणों में नियमित चेकिंग अकाउंट, बचत खाते या मनी मार्केटिंग अकाउंट शामिल है। अब है आवधि जमा, तो जिसे हम जमा के रूप में भी जाना जा सकता है, मतलब जिसे हम समय जमा के रूप में भी जान सकते हैं। कुछ महीने से लेकर कई सालों तक की अवधि के पूर्व निर्धारित अवधि के लिए किए गए निवेश जमा है। जमाकर्ता को निर्धारित समय अवधि में सावधि जमा पर ब्याज की पूर्व निर्धारित दर प्राप्त होती है। लंबी अवधि के लिए जमा किए गए धन उच्च ब्याज दर को कमांड देते हैं, मतलब इस पर ऊंचा ब्याज मिलेगा। सावधि जमा खाते पारस्परिक बचत खातों से अधिक ब्याज दर देते हैं। एक सावधि जमा खाते से एक वित्तीय दंड के बिना चुने हुए समय के अंत तक धन को वापस नहीं लिया जा सकता है और निकासी को पहले से ही लिखित नोटिस की आवश्यकता होती है। समयावधि के अंत में जमाकर्ता को जमा धन वापस लेने का विकल्प प्राप्त होता है, ब्याज अर्जित किया जाता है या धन को एक नई अवधि जमा राशि में शामिल करने का विकल्प होता है। एक सावधि जमा का सबसे आम रूप जमा है या सीडी का एक बैंक प्रमाण पत्र। कहने मतलब है कि जो हम पैसा फिक्स करते हैं वो एक निश्चित अंतराल के लिए फिक्स होता है। अगर उससे हम पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर हमको ब्याज नहीं ज़्यादा मिलेगा, और एक निश्चित अवधि के बाद निकालते हैं तो वो मेरा पैसा डबल भी हो सकता है। वाणिज्य बैंक एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये मांग जमाओं के रूप में मुद्रा आपूर्ति का योगदान देते हैं। वाणिज्य बैंकों की मांग जमाएं उनके नकद कोषों से कई गुना अधिक होती है। मान लीजिए नकद कोष 1000 रुपये है और यदि मांग जमाएं चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाएं मान लिया 10,000 रुपये है, तो इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वाणिज्य बैंकों की नकद जमा की तुलना में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मांग जमा को मुद्रा का रूप कहा जाता है। मतलब जब भी अगर हम वाणिज्य बैंक से ऋण लेते हैं तो वो हमें चेक, मेरा खाता पहले खोलने बोलेगा, उसके बाद कहेगा चेक काटिए। चेक जो भी हम काटेंगे जितना रकम का उतना साख का सृजन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, मितव्ययिता का विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो मितव्ययिता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी और निवेश गुणक भी कम हो जाएगा। फलस्वरूप आय में वृद्धि की दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार बचत बढ़ाने से कुल बचत का बढ़ना आवश्यक नहीं है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। कहने मतलब है कि यदि हम लोग ज़्यादा बचत करेंगे तो बाजार घर में जो पैसा हम लोग जमा करके रखेंगे बचत के रूप में वो किसी का आय नहीं हो पाएगा, और जब आय नहीं किसी का होगा तो उत्पादक उत्पादन करने में कमी कर देगा क्योंकि उसे आय नहीं होगा। और बचत कैसे होता है? मांग में कटौती करके बचत करते हैं। तो जब मांग ही नहीं होगा तो उसका उत्पादक किस सामान का पूर्ति करेगा। इसलिए क्या होता है कि बचत में वृद्धि होने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, मतलब आदमी उपभोग कम करने लगता है और जिसके कारण निवेश भी कम हो जाता है। निवेश कम होने से आय रोजगार सब घटने लगता है और फिर बचत भी घटने लगेगा। नीचे के चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के SS से S1 पर खिसक गया है। मतलब
ये है, इससे खिसक कर ये हो गया है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय भी घटकर OY1 से OY2 हो जाती है। मतलब पहले मेरा SS है बचत रहेगा जो खिसक कर हो जाता है S1 और मेरा जो आय OY1 था वो घटकर OY2 हो जाता है, जिससे बचत फिर कम हो जाएगी। इस प्रकार बचत में वृद्धि नहीं हो सकेगी। मिथव्यता से हम आय बढ़ाना चाहते थे, परंतु यह विरोधाभास है कि इससे आय बढ़ने की बजाय कम होगी। मतलब हम कम अगर खर्चा करेंगे और सोचेंगे मेरा आय बढ़ेगा, तो क्या होगा, मेरा आय बढ़ेगा नहीं, बल्कि बाजार में उत्पादन कम होने लगेगा और जो भी सामान बाजार में कम उपलब्ध हो उसका दाम ज़्यादा हो जाएगा। तो मजबूरी में मेरा क्या होगा, आय नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी चीज़ की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।